Hello friends, welcome back to Neon classes. In our last video, we have seen the representation of vector, its magnitude and its direction. Then we have seen the scalar addition and vector addition of two vectors. Also the addition of two vectors as a net effect. In this video, we will see the triangle of vector addition, parallelogram of vector addition, magnitude and direction of resultant vector, properties of vector, polygon of vector addition, and finally properties on vector. Talking about me and my course, I am Jesh Patel. I will cover foundation building mathematics, which will help you to crack JEE, NEET, NTSC, Olympiad, these exams. Watch this video till end, and if you have any doubt, you can ask me in comment section or on my Facebook page Neon Class. So today we will start with addition of two vectors in general. Suppose you have given two vectors, vector A and vector B, then how will you find their vector addition? मतलब क्या, अगर तुमको कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर दिए, वेक्टर और वेक्टर बी, तो तुम उनका वेक्टर सम कैसे निकालोगे? तो उसके पहले हम वेक्टर का एक प्रॉपर्टी देखते हैं, वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर वेयर इट इज ट्रांसलेटेड एज लॉन्ग एज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर प्रिजर्व्ड। मतलब क्या, अगर कोई भी वेक्टर होता है तो तुम उनको कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट में या फिर स्पेस में कोई भी तुम उसको ट्रांसलेट करो, अगर तुम उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखते हो, कांस्टेंट रखते हो, तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। जैसे सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, तो अगर मैं वेक्टर शिफ्ट कर देता हूं जैसे या फिर ऐसे, तो ये मैंने वेक्टर शिफ्ट कर दिए वेक्टर ए, तो ये सारे वेक्टर ए रहेंगे जब तक मैं इसका जो प्रीवियसली जो उसका मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन था वो अगर मैं रखता हूँ सेम कांस्टेंट रखता हूँ, तो ये मेरे सारे वेक्टर एक ही वेक्टर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनका डायरेक्शन भी रखा है और मैग्नीट्यूड भी सेम रखा है, तो ये सारे वेक्टर है। तो अब हम कोई भी वेक्टर को स्पेस में उसको मूव कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो आर्बिट्ररी वेक्टर है उनको हम कैसे ऐड करते हैं। तो देखो, अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, ऐसा ये वेक्टर है और एक वेक्टर है वेक्टर बी, तो मैं क्या करूंगा, ये वेक्टर है, इसका जो पॉइंट है ये वेक्टर को मैं ट्रांसलेट करूंगा और इसका जो इनिशियल पॉइंट है, कोई भी वेक्टर में जो एरो होता है वो उसका टेल होता है, मतलब वो उसका फाइनल पॉइंट होता है, और जो डॉट होता है वो उसका इनिशियल पॉइंट होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो इनिशियल पॉइंट है इसके फाइनल पॉइंट पे रख दूंगा। तो ये मेरा हो गया वेक्टर ए और ये हो गया मेरा वेक्टर बी। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो वेक्टर का प्रॉपर्टी था कि हम उसको कहीं भी स्पेस में मूव कर सकते हैं अगर हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रखते तो मैंने वही किया, वेक्टर बी को मैंने ट्रांसलेट किया और उसका जो फाइनल पॉइंट था और ये जो इसका इनिशियल पॉइंट है इसके फाइनल पॉइंट पे कोइंसाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो उसका नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा वो उसका नेट इफेक्ट होगा, और उसमें हम स्टार्टिंग करेंगे इनिशियल वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से और उसका एंड कहाँ पे होगा, फाइनल पॉइंट होगा जो सेकंड वेक्टर है। तो इसको हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। तुमको अगर ट्रायंगल लॉ का डेफिनेशन चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रख लो। इफ यू हैव टू ऐड टू वेक्टर्स देन मेक कोइंसाइड द एंड पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द एंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन मेक अ ट्रायंगल द थर्ड साइड। मतलब यहाँ पे जो ये थर्ड साइड बनी है ये दो वेक्टर का इसका इनिशियल पॉइंट और इसका एंड पॉइंट कोइंसाइड करके फिर ये जो वेक्टर मिलता है, जो ट्रायंगल आता है, इसका जो थर्ड साइड होगा ये तुम्हारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो अभी हम देखेंगे कि कोई भी अगर आर्बिट्ररी वेक्टर्स दिए और उनके बीच का एंगल दिया तो हम उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले रिजल्टेंट मतलब क्या, कोई भी दो वेक्टर का सम, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हम कैसे फाइंड करेंगे अभी हम देखते हैं। तो अभी मैं दो आर्बिट्ररी वेक्टर्स ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया, ये वेक्टर ए
और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये दो वेक्टर्स, ये जो आर्बिट्ररी वेक्टर्स है इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो इसके एंड पॉइंट पे कोइंसाइड करूंगा। तो मैं कोइंसाइड करूंगा, तो मेरा वेक्टर बन जाएगा कुछ ऐसे, वेक्टर बी। अभी मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट फाइंड के लिए, इस फाइंड करने के लिए इसको जो है वो ट्रायंगल कंप्लीट करूंगा। तो मेरे ट्रायंगल लॉ से जो ये थर्ड साइड होगा वो क्या होगा, मेरा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, मतलब उनका रिजल्टेंट होगा। अभी इसमें एक और चीज दिया होता है कि कोई भी दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल होता है, ठीक है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर ये थीटा है तो ये अंदर वाला कितना होगा, 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो बहुत आपको तो पता ही होगा, कोई भी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, और अगर वहाँ पे कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो दो एंगल मिलते हो उनका समेशन 180 होता है। तो इसलिए ये थीटा है, तो ये वाला 180 माइनस थीटा होगा। एक चीज और याद रखो, 180 डिग्री को हम रेडियन सिस्टम में पाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 180 जो 180 डिग्री उसको रेडियन सिस्टम में हम पाई लिखते हैं। तो हमारे एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। मैंने मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में आपको कोसाइन लॉ बताया था। तो कोसाइन लॉ क्या था, अगर कोई भी ट्रायंगल होता है, ये मैं सिर्फ यहाँ पे साइड्स के लिए लिख देता हूँ, और अगर एंगल थीटा होता है तो मेरा बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस थीटा। ये था मेरा कोसाइन लॉ। तो अभी मैं कोसाइन लॉ का यूज करके यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करूंगा। तो कोसाइन लॉ के हिसाब से जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है थर्ड साइड है, तो हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ, ये थर्ड साइड है, ये दोनों साइड के मैग्नीट्यूड का एडिशन, तो स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस 2 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, मैंने कोसाइन लॉ यूज किया है, तो कोसाइन लॉ में क्या किया, दोनों साइड के स्क्वायर ले लिए, पर इसका जो है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिए है, तो इसलिए ये कभी मत भूलना कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर लिए माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। एक चीज भी याद रखो कि ये दोनों मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। जो तुम्हारा ये होता है ना, इसको वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, अगर ऐसा भी लिखा होता है तो इसका भी अलग मीनिंग होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हुआ, ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है, और ए क्रॉस बी है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये तीनों अलग अलग है, इनको अच्छे से तुम याद रखो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला। मैं नीचे फिर से एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला है, जनरली रिजल्टेंट आर से भी डिनोट करते हैं। तो तुम्हारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अभी हम देखते हैं कि उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में
थोड़ा चेंज करता हूँ। चलो अभी हम इसको ना नेम कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये तुम्हारा फाई है। तो tan ऑफ फाई क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी बी डी, जो सी बी डी है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम tan ऑफ फाई लिखेंगे तो क्या आएगा, tan ऑफ फाई क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है मेरी BD है, अपोजिट साइड क्या है BD डिवाइड एडजेसेंट साइड क्या है, ये पूरा आ जाएगा कौन सा CD, क्योंकि मैंने पूरा ट्रायंगल कौन सा लिया है CBD लिया है, तो ये क्या आ जाएगा एडजेसेंट साइड CD आ जाएगा। तो मैं CD को क्या लिख सकता हूँ, BD बाय CD को मैं लिख सकता हूँ AC प्लस AD। मैंने CD को क्या लिखा है, पूरा जो CD है इसको लिखा है AC प्लस AD, ठीक है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं साइन थीटा लिखता हूँ। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है BD और हाइपोटेन्यूज क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, तुम्हारा आ गया वेक्टर B। अभी मैं और एक काम करता हूँ, इसमें मैं cos तो मेरे को BD, चलो पहले मैं BD का वैल्यू लिख देता हूँ। BD कितना आ गया, BD आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इनटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और फिर इसको मैं cos थीटा लिख लेता हूँ। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड क्या तुम्हारी AD है, तो AD बाय कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो तुम्हारा यहाँ से AD भी कितना आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इनटू cos ऑफ थीटा। अब ये सारी वैल्यू में इसमें पुट कर दूंगा। तो BD क्या था तुम्हारा, BD है तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इनटू sin थीटा। AC मतलब तुम्हारा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इनटू cos ऑफ थीटा। ये तुम्हारा आ गया tan ऑफ फाई। तो यहाँ पे जो फाई है वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है फ्रॉम वेक्टर A। तो हमेशा याद रखो, जो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिया होगा वो वेक्टर A से डायरेक्शन दिया है। अगर तुम वेक्टर B से डायरेक्शन निकालते हो तो अलग आ जाएगा। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखो, जो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन निकाला है वो वेक्टर A के रेफरेंस में निकाला है, तो उसका डायरेक्शन कितना आ जाएगा वेक्टर A से tan फाई आ जाएगा। तो हम फाई को इसका जो वैल्यू आएगा उसका हम tan इनवर्स लेंगे तो हमको उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। अभी हम एक और लॉ देखेंगे, वो है तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ। तो वो कुछ अलग नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जो है ट्रायंगल का उसमें मैनिपुलेशन किया है। क्या किया है वो देखते हैं। यहाँ अभी अब तक हम क्या करते थे ट्रायंगल लॉ के लिए, जो वेक्टर B का एंड पॉइंट होता है उसको हम वेक्टर A के वेक्टर B का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट, उसको हम वेक्टर A के एंड पॉइंट पे कोइंसाइड करते थे। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को कोइनिशियल कर देंगे। मतलब क्या, सोचो एक वेक्टर ऐसा है वेक्टर A और एक वेक्टर ऐसा है वेक्टर B। अभी मुझे इसका रिजल्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को कोइनिशियल कर दूंगा। मतलब क्या, दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट कर दूंगा, क्योंकि मैं कोई भी वेक्टर को ट्रांसफर कर सकता हूं अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन कांस्टेंट रखता हूं। तो मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा वो, चलो इसी को वेक्टर B को ही ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो ये ऐसा आ जाएगा कुछ वेक्टर B। तो ये अभी हो गया कोइनिशियल। तो ट्रायंगल लॉ कहता है, क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर को मैं कोइनिशियल करता हूं और उससे पैरेललोग्राम बनाता हूं ऐसे, तो ये मेरा बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, उसमें जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये अगर वेक्टर B, तो ये तुम्हारा क्या है वेक्टर B है और ये तुम्हारा वेक्टर A आएगा, क्योंकि
ऐसा सोचो कि मैंने इसको ट्रांसफर किया है, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो मतलब डायरेक्शन सेम है, और पैरेललोग्राम में मैग्नीट्यूड सॉरी अपोजिट जो होते हैं साइड्स उनका जो वैल्यू होता है मतलब मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम ही होता है। तो ये मेरा बन गया पैरेललोग्राम। तो उसका जो डायगोनल होगा मतलब कोई इनिशियल पॉइंट से जो पैरेललोग्राम का अपोजिट पॉइंट है वहां तक जो डायगोनल होगा वो उसका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। उसको तुम ट्रायंगल लॉ की तरह भी देख सकते हो। अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, तो ये बन जाएगा वेक्टर a, और फिर तुम्हारा जो पैरेललोग्राम है उस लॉ से भी तुम्हारा डायगोनल जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, थर्ड साइड हो जाएगा इस ट्रायंगल का, लोअर वाले का। तो ऐसा समझो जो ट्रायंगल है वो पैरेललोग्राम का कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेशन जो है। तुम्हें अभी तक जो थ्योरी बताई है उसमें कुछ भी डाउट होता है तो मुझे आप पूछो कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑन वेक्टर्स। टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉक्स एज शोन बिलो, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो क्वेश्चन क्या बताता है, एक जो बॉक्स है वहां पे दो फोर्स लगा है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में वेक्टर मतलब डायग्राम में दिखा है, एक 3 न्यूटन का एक 4 न्यूटन का। तो हमको उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है कितना होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा। तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो हम ए 4 को पकड़ लेते हैं और वेक्टर बी 3 को पकड़ लेते हैं। तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos ऑफ 90, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर है ना, तो cos 90 क्या होता है हमको तो पता है 0 होता है। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ 25 विच इज 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट आ गया 5 न्यूटन। अभी हम देखेंगे एक चीज, देखो बॉक्स है उसको तुम 4 न्यूटन ऐसे लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल में, 3 न्यूटन वर्टिकली, तो उसका फाइनल डायरेक्शन क्या होगा, मूवमेंट कैसे होगा। जैसे एक चौक है, चौक को मैं अगर यहाँ पे से फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, परपेंडिकुलर लगाता हूँ तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। पर अगर दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इतना तो पता है कि रिजल्टेंट ऐसा कुछ तो भी होने वाला है इसके हिसाब से, पैरेललोग्राम के हिसाब लॉ के हिसाब से, क्योंकि दोनों वेक्टर कोइनिशियल है, तो जो ये बनेगा पैरेललोग्राम उसका डायगोनल रिजल्टेंट आएगा ना। तो डायरेक्शन क्या है, tan फाई, और ये हमारा क्या है 5 है 5। तो tan फाई क्या, tan फाई आएगा हमारा जो फॉर्मूला था b sin थीटा, तो मैं सीधा चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ, b sin थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो ये था हमारा डायरेक्शन का फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो b क्या, हमने b क्या लिया है यहाँ पे 3 लिया है, तो 3 आ गया। a क्या है तुम्हारा 4 प्लस cos थीटा, थीटा 90 है तो sin थीटा मतलब sin 90 क्या है 1, तो 3 into 1 3, cos थीटा होता है cos 90 क्या होता है 0, तो 3 into 0 तो 0 हो गया, तो 3/4 आ गया। तुम एक बार कैलकुलेशन खुद से कर लो, तो tan फाई 3/4 आ गया, तो फाई कितना आ गया तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 क्या होता है 37 डिग्री होता है। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट एंगल है, जिस तुम्हारा 30 60 45 90 होता है 0, इन सब के हिसाब से 37 भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो 5 कितना आएगा तुम्हारा 37 डिग्री। तो इस तरह एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो जो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो इस वेक्टर से, मतलब जो 4 न्यूटन वाला वेक्टर है उससे 37 डिग्री हो गया। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट है वहां पे 3 फोर्स लग रहे हैं जो कांस्टेंट है पर उनका डायरेक्शन अलग अलग है, तो रिजल्टेंट कितना होगा। ये पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है एक 5 न्यूटन, यहाँ पे भी 5 न्यूटन है और एक भी 5 न्यूटन, ठीक है, और ये सब 120 डिग्री पे, ठीक है, ये 120 ये 120 और ये 120। तो अभी हम यहाँ पे फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। तो ये दोनों वेक्टर
वो इनिशियल है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, वो कितना आएगा 5 न्यूटन 5 न्यूटन। आर का फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना आएगा 25, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ 2 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। तो कॉस ऑफ 120 क्या होता है -1/2। अगर तुमको पता नहीं है कॉस 90 के ऊपर कैसे निकालते, मैं आपको एक बार भी बता दूंगा, मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख लो, आपको अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 50 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 1/2। तो कॉस 120 कैसे निकालते हैं, कॉस ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। तो अगर 90 होता है तो कॉस का साइन हो जाएगा साइन ऑफ 30, और जबकि हमें पता है कॉस जो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो इसका वैल्यू आ गया -1/2। तो इसलिए आपने -1/2 पुट कर दिया, तो 2 कैंसिल, तो r कितना आ जाएगा 50 माइनस 5 into 5 25, तो 25 तो अंडर रूट ऑफ 25 मतलब 5 न्यूटन। ठीक है, अभी ये जो r है वो सिर्फ ये दोनों वेक्टर्स का, मैंने अभी तक इसका कैलकुलेशन या फिर इसको अभी तक पिक्चर में लाया ही नहीं है, तो ये 5 न्यूटन, तो ये रिजल्टेंट हो गया 5 न्यूटन का। अभी एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम हुआ है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, ऐसा कुछ, तो डायगोनल है जो हमारा रिजल्टेंट है। तो तुमको पता है जो पैरेललोग्राम में डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। मतलब क्या, जहां से डायगोनल मतलब जो भी वर्टेक्स में डायगोनल जाता है तो वहां पे बाइसेक्ट करता है उस एंगल को, वर्टेक्स को। तो यहाँ पे 120, तो बाइसेक्ट करने का कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये फिर ये तुम्हारा 120 डिग्री है। मतलब क्या, ये जो डायगोनल है वो एक लाइन ही है। मतलब क्या है, इसका जो इसके बाद का फिगर कैसा होएगा, इसका रिजल्टेंट ये 5 न्यूटन और यहां से ये 5 न्यूटन। मैं क्लियरिटी के लिए आपको नेम लिख देता हूँ यहाँ पे वेक्टर्स के, वेक्टर है वेक्टर बी वेक्टर सी, ये हमारा है वेक्टर आर, और आर क्या है तुम्हारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर है, ए इनिशियल पॉइंट ओ है, तो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन ये एक ही लाइन है, अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट आएगा आर फाइनल वो कितना होगा 0 न्यूटन। ठीक है, तो जो पूरा जो तीनों फोर्स लग रहे थे तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा 0 न्यूटन। तुम एक बार इसको ट्रायंगल ड्रॉ से भी कोशिश करो, क्या करो, वेक्टर्स को यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तुमको उसका आंसर फिर भी 0 न्यूटन मिल जाएगा। अभी इसको समझने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, इसको ऐसे रहने देते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, देखो एक वेक्टर है ए बी, तो वेक्टर ए बी जो होता है उसको मैं अगर ऐसा लिखता हूँ वेक्टर ए बी, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड हो रहा है बी पे। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ बी ए, वेक्टर बी ए, तो इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर अभी स्टार्ट होगा बी से और एंड क्या पे होगा, ए पे होगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, सिंपली उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ नेम अगर मैं ए बी का बी लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अभी दोनों में मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, तो कुछ तो रिलेशन होगा। तो रिलेशन क्या है, ए बी वेक्टर ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी है। तो ये वाला चीज याद रखो, ये प्रॉपर्टी वेक्टर का, वेक्टर ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी है, या फिर अगर तुम नेम को चेंज कर देते मतलब रिवर्स कर देते तो उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, उसको इक्वल करती है। उसका रिलेशन क्या है, ए बी वेक्टर ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी है। हम यहाँ पे भी सेम करते हैं, इसको मैं नाम लिखता हूँ, यहाँ पे आर लिखता हूँ, यहाँ पे पी लिखता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा वेक्टर ओपी है, ठीक है, वेक्टर ओपी भी 5 न्यूटन है और वेक्टर ओ आर भी 5 न्यूटन है। ठीक है, पर दोनों में क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर दोनों में डायरेक्शन अलग है तो एक यहाँ पे 5 न्यूटन, एक यहाँ पे 5 न्यूटन, तो दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ओपी को अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, आर ओ अगर लिखता हूँ
तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा मतलब RO प्लस OR तो -5 प्लस 5 कितना 0, या फिर ऐसे सोचो 5 न्यूटन उधर 5 न्यूटन इधर, नलीफाई हो गए, तो उसका रिजल्टेंट आ गया 0। ये वाली प्रॉपर्टी याद रखो, कोई भी अगर वेक्टर को रिवर्स करते हैं तो उसमें रिलेशन क्या होता है, उनका साइन जो है वो चेंज हो जाता है या और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी हम लास्ट देखेंगे, सबसे लास्ट में लॉ है वो क्या है, पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ वेक्टर्स लेता हूँ, एक वेक्टर, ठीक है, मैंने वेक्टर लिए A B C D E। तो यहाँ पे मुझे इन सब वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट कर दूंगा। तो AB वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC कितना हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ये दोनों वेक्टर है, तो इनिशियल से फाइनल ये तुम्हारा रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इस वेक्टर A से। अभी मैं क्या करूंगा, इनको अभी मैं कंसीडर नहीं करूंगा, इग्नोर करते हैं इनको, इनका सिर्फ रिजल्टेंट देखते हैं, क्योंकि इनका रिजल्टेंट मिल गया मतलब इसका इफेक्ट हमने काउंट कर लिया। तो इसका जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसमें फिर से ट्रायंगल लॉ लगेगा, तो जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो हम वेक्टर होगा वो फिर क्या होगा, तुम्हारा फाइनल वेक्टर होगा। तो AC प्लस CD कितना होगा, तुम्हारा AD होगा। ठीक है, और AC क्या है तुम्हारा AB प्लस BC। तो फिर अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे ये मिल गया रिजल्टेंट AD, तो AD प्लस AE क्या हो जाएगा, AD वेक्टर AD प्लस वेक्टर BE इक्वल्स टू वेक्टर A। ये वेक्टर A मुझे मिल गया, तो मुझे यहाँ पे इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, A आ गया। अभी तुम क्या करो, AD को तुम क्या लिख सकते हो, AC प्लस CD, और AC को क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC। तो अगर मैं सारे लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या आ जाएगा, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD प्लस वेक्टर D इक्वल्स टू वेक्टर A। तो सारे वेक्टर्स का एडिशन क्या आ गया मेरा, वेक्टर E। यहाँ से एक और प्रॉपर्टी तुमको निकल के आएगी कि कोई भी अगर क्लोज फिगर होती है, मतलब कोई भी वेक्टर क्लोज फिगर बना दे, कुछ भी बना दे, ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। कोई भी अगर वेक्टर्स टेल और स्टार्ट और एंड से अगर हर एक को ज्वाइन करोगे हर एक वेक्टर से, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। तुम इसमें भी देख सकते हो, ये मेरा फाइनल वेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा वेक्टर निकालता EA, तो मेरा क्या आ जाता, फाइनली क्या आ जाता, A प्लस E आ जाता। ठीक है, और A और E का रिलेशन कितना होता है, 0। मैंने अभी बताया था A और A में रिलेशन क्या होता है, A इक्वल्स टू माइनस ऑफ EA। तो यहाँ से अगर ये भी चीज पता चल जाती है, कोई भी क्लोज फिगर होती है तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है। और पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, अगर तुम हर एक का इनिशियल स्टार्ट ऐसे ज्वाइन कर जाओगे हर एक वेक्टर का इनिशियल स्टार्ट, तो तुमको रिजल्टेंट मिल जाएगा जो भी ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो तुमको अभी तक कोई भी डाउट होता है तो मुझे पूछ लो, मैं आपका डाउट अभी क्लियर करूंगा। I hope guys you have understood the topics which I covered in this lecture। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होता है तो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। मैंने वेक्टर पे असाइनमेंट अपलोड की है मेरे फेसबुक पेज पे उनके सॉल्यूशन के साथ, तो आप वो देख सकते हो, सो दैट आपको अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो फॉलो माय फेसबुक पेज न्यू क्लास। थैंक यू गाइस।